संपूर्ण बिहार में जब सांप्रदायिक सौहार्द का कोई नाम भी नहीं जानता था, आज से 800 वर्ष पूर्व इस धरती ने सांप्रदायिक सौहार्द का झंडा फहराया। आपके बगल में, शायद आप नहीं गए हैं, राजकीय मेला हो चुका है, आपके ग्लोबल नक्शे में है, इंद्रवाड़ा बाबा केवल स्थान पर्यटक स्थल घोषित हो चुका है। सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना करने वाले 800 वर्ष पूर्व थे। आप पर यात्रा में शायद वहां नहीं पहुंचे हैं, और खुदनेश्वर स्थान उसको तो आप देख चुके हैं। इस महान सांप्रदायिक सौहार्द की अन्यतम स्थली में आपका बार बार अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है, शत शत अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है, और अति शीघ्र स्वस्थ होकर फिर अपने मंगल यात्रा में संकल्प रहें, यही हम लोगों की शुभकामना है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 मई 2022 को मैंने ये घोषणा की थी कि जन स्वराज अभियान मैं बिहार में शुरू कर रहा हूँ। 5 मई 2022 को पत्रकार बंधुओं से वार्ता में मैंने पटना में ये बताया था कि पूरे बिहार में गांव, शहर, कस्बा, देहात पैदल चल के जाने का प्रयास करेंगे। उस समय का अनुमान था कि 1 से 1.5 वर्ष में करीब करीब 3,500 किलोमीटर पैदल चल के इस काम को किया जा सकता है। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी भितिहरवा आश्रम से ये पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की, और तब से बिना ब्रेक लिए हुए, ये बात मैं आपको फिर से एम्फेसाइज कर देता हूं, 2 अक्टूबर 2022 से जब चलना शुरू किया है, तब से ये पदयात्रा रुकी नहीं है। पर्व, त्योहार, जाड़ा, गर्मी, बरसात लगातार हम लोग चले, घर नहीं गए हैं, गाड़ी का कहीं उपयोग नहीं किया है, एक कदम भी गाड़ी पर नहीं बैठे। और मैं रोज अपने गांव में भी जब पदयात्रा में जाता हूं, अपने साथियों को भी बताता हूं कि गाड़ी, अभी भी आपने चर्चा सुनी होगी, लोग बताते हैं कि गाड़ी से जाइएगा तो ज्यादा लोगों से मिल पाइएगा, ज्यादा जगह विजिट कर सकते हैं। तो हम लोग की जो पूरी सोच है कि पदयात्रा में कितने किलोमीटर हम चल रहे हैं, कितने गांव में जा रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि पदयात्रा के मकसद को पूरा करने के लिए इसकी शुद्धता और ईमानदारी, इसको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। इसी वजह से गाड़ी का प्रयोग अभी तक नहीं करते हैं या बीच में कहीं ब्रेक नहीं लेते। आज पहली बार इस पदयात्रा को ब्रेक के लिए में लिया जा रहा है, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं पत्रकार बंधुओं को ये बताऊं कि ये ब्रेक क्यों लिया जा रहा है। पदयात्रा शुरू होते समय मैंने घोषणा की थी कि अगर शरीर से बीमार नहीं हुए तो कोई कहीं रुकेंगे नहीं। बीमार मैं अभी भी नहीं हूं, पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, लेकिन वैशाली में चलते हुए मुझे अपने बाएं पैर में तकलीफ हुई पहली बार। सुखी में वहां हम 5 दिन रुके हुए थे, डॉक्टरों ने अपनी ओर से जो इलाज समझा वो किया और राहत भी मिली, फिर सुखी से चलना शुरू भी किए, लेकिन फिर से वो मसल टियर बढ़ गया है। तो यहाँ जब मैं समस्तीपुर आया हूँ तो उसके बाद से 1 दिन रुके, और उसको जब जांच किया गया तो डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि वो बहुत लंबे समय तक लगातार खराब सड़कों पर, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से मसल टियर हो गया है, मतलब हिंदी में मसल फट गया है। और ये कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर यूज है, मतलब 20, 22, 25 किलोमीटर अगर आप डेली खराब सड़कों पर चल रहे हैं पैदल तो मसल फट सकता है। तो डॉक्टरों का अपना एक अनुमान है कि इसको दवा और इंजेक्शन से ठीक करने के साथ साथ ये जरूरी है कि 10-15 दिन का इसको आराम दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उनका सुझाव ये है कि चूंकि ये यात्रा अभी 1-1.5 महीने और 1-1.5 साल चलनी है, तो ये समय जब 8 महीने करीब हम लोग पैदल चल लिए, तो 10 दिन रुक के उस मसल को हील करने का अवसर दे दिया जाए। इसीलिए 10 से 15 दिन के लिए हम यात्रा को यहीं स्थगित कर रहे हैं, और जब लौटेंगे 15 दिन में इसी जगह से पदयात्रा को पुराने ही फॉर्मेट में
अभी चर्चा चल रही थी, कई लोगों ने सुझाव दिया कि अब गाड़ी से चल लीजिए, आधा गाड़ी से चल लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस फॉर्मेट में पदयात्रा अभी तक चली है उसी ईमानदारी और उसी शुद्धता से इसको आगे भी शुरू किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा। जब मैं समस्तीपुर वापस लौटूंगा 15 दिन के बाद, तो इसको उसी तरीके से जैसे पिछले 7 महीने से किया जा रहा है, समस्तीपुर से आगे की बिहार की यात्रा उसी तरीके से पूरा की जाएगी। अगर फिर से कोई दिक्कत शरीर में हुई तो उस समय वो निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी की सोच यही है कि जिस व्यवस्था में हम लोगों ने अभी तक पदयात्रा की है, इसी व्यवस्था और इसी प्रयोजन के तहत आगे इस काम को बढ़ाया जाएगा। आपने जो, बस मेरी ओर से इतना ही आपको सूचित करना था। बीमारी कुछ नहीं है, मेरा लेफ्ट पैर जो है, बाएं पैर में मसल फट गया है और डॉक्टर उसकी वजह बता रहे हैं लगातार खराब सड़कों पर 20-22 किलोमीटर डेली चलने से ये मसल टियर हुआ है, जिसको हील होने में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। कोई दवा भी खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेस्ट की बात है। उस पैर पर, बाएं पैर पर ज्यादा वजन नहीं देना है और खासकर बहुत लंबा चलना नहीं है। लेकिन उन सब का अनुमान है, पटना में जो डॉक्टर हैं या बाहर के भी डॉक्टरों से, जिन लोगों से भी हम लोगों ने सलाह लिया है, सबका मानना है कि 10 से 15 दिन में ये रिकवर हो जाएगा। और हो जाएगा तो इसी मैदान, इसी जगह से फिर जून के प्रथम सप्ताह से पदयात्रा को पुराने ही तरीके से फिर शुरू किया जाएगा। उसमें कोई चेंज नहीं होगा और आगे ये पदयात्रा बिना किसी ब्रेक के वैसे ही चलती रहेगी। आपने ठीक कहा। बस एक बात मैं कह के आपसे सवाल लूंगा। पत्रकारों के लिए हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। जैसे आप मुझे शुभकामना दे सकते हैं बिहार होने के नाते, तो वैसे मैं भी आपको शुभकामना दे सकता हूं। पत्रकारों की हालत में हमेशा कहता हूं वो है जो वो डॉक्टर हैं जो सब गांव भर का इलाज कर सकते हैं लेकिन अपना इलाज नहीं कर सकते। दुर्दशा है। लेकिन आप बिहार के नागरिक भी हैं, आप तो देख रहे हैं कि पूरे राज्य में लोगों की क्या दुर्दशा है, तो आप और हम भी उसी के सहभागी हैं। व्यक्तिगत बात नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, व्यक्तिगत तौर पर आप समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन समाज के तौर पर हम लोगों की हालत बदहाल है। 2 दिन पहले अभी सरकारी आंकड़ा आया है और बिहार में 52% लोग, बिहार में देश में सबसे ज्यादा 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। ये सबसे भयावह स्थिति बिहार में अभी पूरे देश में है। यहाँ पर 80% लोग ऐसे हैं जो दिन का 100 रुपया भी नहीं कमाते। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बाकी सुविधाओं की जो स्थिति है वो सब आपको पता है। इस पूरी पदयात्रा के दौरान करीब करीब 3000 गांवों में अभी तक मैं पैदल गया हूं। उसका अपना अनुभव आप लोगों के माध्यम से साझा भी किया है। वो चर्चा आगे चलती रहेगी। लेकिन बिहार में 40,000 गांव है, तो मैं रुकने वाला नहीं हूं। आपके माध्यम से ये बात फिर से, चाहे कितनी भी बाधा आए, मैं पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हूं। 1 बरस लगे कि 2 बरस, इसको इसी फॉर्मेट में, इसी ईमानदारी और शुद्धता से पूरा बिहार जरूर करेंगे। कहीं सवाल ही नहीं उससे पीछे डिगने का या बदलने का। ये जरूर हो सकता है कि 5 दिन 10 दिन बीमार पड़ जाएं, लेकिन अगर बीमार पड़ भी गए तो भी खड़े होकर वापस आकर इस काम को शुरू करेंगे। हर हालत में इस काम को मुझे करना ही है। तो कहीं इसमें कोई किंतु परंतु आप सोचिए मत। सवाल ही नहीं पैदा होता है इसको रोकने का। 10 दिन के लिए इसको स्थगित किया है, इसको बदला नहीं है, इसको रोका नहीं है, स्थगित किया है। जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होगा वैसे ही वापस आकर, जैसे ही मसल टियर रिपेयर हो जाएगा, वापस आकर उसी ईमानदारी और उसी शुद्धता से इसको फिर से पुनः करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉइंट ऑफ टाइम अभी आउटर लिमिट डॉक्टर्स ने जो रखा है उसके हिसाब से 11 जून को हम यहां फिर से शुरू कर सकेंगे। और वो इसलिए कि जब हम वापस आएंगे तो 3-4 दिन तक ये पूरी व्यवस्था को फिर बनाने में लगता है। जैसे अगर आप इंजन को ऑफ कर दें तो उसको चालू होने में 3-4 दिन लगता है। तो टू बी ऑन द सेफर साइड 15 दिन का रेस्ट है। लेकिन मैं पूरे काम कर रहा हूं। हर दिन जो टीम काम कर रही है वो टीम काम करती रहेगी, मैं भी काम कर रहा हूं। और 1 से 10 तारीख के बीच में मैं यहाँ वापस लौटूंगा।
लौटकर 2-3 दिन जितने लोगों से मिलकर पदयात्रा को सुचारू रूप से चालू कराने की जो प्रक्रिया है वो किया जाएगा। हर हालत में अगर स्थिति बहुत नहीं बिगड़ी तो 11 तारीख इतवार है, उस दिन हम लोग के दिमाग में है कि 11 जून से इसको फिर से शुरू करेंगे। भैया पदयात्रा में कितने लोगों से मिल चुके हैं ये तो संख्या गिन पाना बड़ा मुश्किल है। मैंने जैसा आपको बताया करीब 3-1 हजार गांव में पैदल चल के गए हैं हम लोग, और एक दिन में 8 से 10 गांव में जाते हैं। अभी तक का जो अनुभव रहा है वो तो जब मैं जिस दिन आया था मैंने बहुत विस्तृत तौर पर सारे पत्रकार बंधुओं से आपसे चर्चा की है, और फिर जब हम वापस आएंगे तो प्रखंड वाइज मिलकर वो बताते ही हैं। मुझे लगता है कि आज की प्रेस वार्ता इस चीज के लिए नहीं है कि अभी तक का अनुभव क्या है। कोई आपके जनरल सवाल है तो? एक सवाल इधर से पूछना चाहता हूँ। मैं न्यूज 18 में काम करता हूँ, और जब आपने यात्रा शुरू की थी भितिहरवा से, उसके पहले मैंने आपका डिटेल्ड इंटरव्यू भी किया था। 2500 किलोमीटर चलने के बाद बिहार के 2-3 मुख्य मुद्दे क्या हैं जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं? तभी भी मैंने ये सवाल पूछा था, उसमें ग्राउंड सिचुएशन में कितना बदलाव आया है? राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे में हर जगह ही अपनी बात बताता हूं। बिहार में अभी 2500 से ज्यादा गांव में जाने के बाद, 8 महीने गांव में रहने के बाद, मेरे हिसाब से बिहार की सबसे बड़ी लोगों की नजर में जो समस्या है वो बेरोजगारी और पलायन है। बेरोजगारी और पलायन बिहार की बड़ी समस्या है। ये बताने के लिए आपको पदयात्रा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पदयात्रा करने से जो अनुभव मुझे मिला कि ये हम लोग समझते हैं कि बेरोजगारी सिर्फ गरीबों के लिए समस्या है, ऐसी बात नहीं है। बिहार में जो रिलेटिव बेसिस पे समृद्ध परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े किसान हैं, उनको भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए उतनी ही परेशानी है जितने गरीब व्यक्ति को है। यही हाल कमोवेश पलायन की है। कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि पलायन जो है ये गरीब और मजदूरों की समस्या है, ऐसी बात नहीं है। जब गांव में मैं गया हूं 2500 गांव में, तो मैंने ये इसकी विकरालता का अनुभव किया है। इसके सामाजिक पहलुओं को हम लोगों ने देखा है। शायद ही कोई ऐसा घर है किसी गांव में जहां पर माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे एक साथ रहते हों, चाहे आप गरीब हो या अमीर। पलायन यहाँ बिहार के हर परिवार की सच्चाई है। अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चे 18 साल 20 साल की उम्र में मजदूरी करने चले गए। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, समृद्ध परिवार के हैं, तो भी 18-20 साल का जो बच्चा है या तो उससे पहले ही हॉस्टल में चला गया पढ़ने, या आगे की पढ़ाई के लिए उसको बिहार छोड़कर जाना है, नौकरी करने उसको बाहर जाना है। आपके घर में जो वृद्ध है उसको चिकित्सा के लिए बाहर जाना है। कोई ऐसा परिवार, रेयर ही कोई मिलता है गांव में, जो परिकल्पना है परिवार की वो कहीं ना कहीं बिहार से खत्म हो गई है। हम 7 महीने से पैदल चल रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि ये कितना बड़ा सेक्रीफाइस है कि अपने बाल बच्चों को छोड़कर ये पैदल चल रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। लेकिन मैं रोज ये बताता हूं कि बिहार के ज्यादातर परिवारों की ये सच्चाई है कि वो अपने बाल बच्चों के साथ रहने का सुख आपको नहीं है, चाहे आप गरीब हो या अमीर। जो अच्छे परिवार है, समृद्ध परिवार हैं, उनके भी बाल बच्चे उनके साथ नहीं रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ने की, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। जो गरीब परिवार हैं उनके तो जीवन की नियति बन गई है कि साल में 10 दिन 15 दिन ही अपने घर के जवान जो लड़का है, बच्चा है, सवांग है, मर्द है, उस आके रहता है। बाकी पूरे साल घर में महिलाएं और बच्चे और बूढ़े यही हैं। जो लड़का भी यहाँ जवान हो गया, 18 साल 20 साल का हो गया, उसको अपना घर, अपना परिवार, अपनी मिट्टी छोड़कर जाना है, और तब तक बाहर रहना है जब तक उसका शरीर जवान है, साथ दे रहा है। जब वो आदमी थकता है, 50-55 की उम्र में वापस आता है, बाहर मजदूरी करना, नौकरी करना बंद करता है, तो उसके घर में जो जवान लड़का है वो वापस जाता है। यही स्थिति कमोवेश अच्छे परिवारों की भी है, जहां लोग नौकरी, रिटायरमेंट के बाद गांव में लौटे हैं, लेकिन जब गांव में वो लौट रहे हैं तब उनके बच्चे उनके साथ रहने की स्थिति में नहीं है। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी और पलायन, इसकी विकरालता और इसका समाज पर जो असर है वो इतना गहरा असर है कि कहीं ना कहीं जीवन की लोगों ने इसकी सच्चाई मान ली है। अपने हस्बैंड के साथ रहना ये सोच ही नहीं है लोगों की। लोगों को मालूम है कि मेरा जो हस्बैंड है वो बाहर ही रहेगा,
इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या दिखी वो किसानों की समस्या है। क्योंकि खेती यहाँ बहुत बड़ा विषय है, तो किसानों की यहाँ समस्या है। बोलचाल की भाषा में लोग गांव में बताते हैं कि पहले के जमाने में, आज से 15-20 साल पहले जो लोग खेती किसानी करते थे, वो अपना पेट भरने के साथ साथ मेहनत करके 2-4 कट्ठा जमीन खेत खरीद पाते थे हर 5 साल 10 साल में। आज किसानों की समस्या ये है कि हर किसान परिवार, अगर उनके घर में कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, कोई नौकरी करने वाला नहीं है, तो हर 5 वर्ष में किसान को 1-2 कट्ठा जमीन बेचना है। कोई घर में बीमार पड़ जाए, कोई शादी आ जाए, तो उसको जमीन बेचनी है। और उसके पीछे जो वजह मुझे समझ में आई है पिछले 8-9 महीने में पैदल चल के, वो 3 वजह है। पहला, बिहार में भूमि सुधार को लेकर जो काम नहीं किया गया 75 साल में, भूमि का मालिकाना हक वो किसी को पता ही नहीं है। 60% बिहार के लोग आज भी भूमिहीन हैं। देश में सिर्फ 38% लोग भूमिहीन हैं। बिहार में 60% लोगों के पास जमीन है ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो 40% लोगों के पास जमीन है, उनमें 90% मतलब 40 में 35 आदमी 2 बीघे से कम का मालिक है। जमीनों का फ्रेगमेंटेशन इतना हो गया है परिवारों में बंटवारा होने की वजह से कि यहाँ जो किसान है वो एकदम बहुत छोटा किसान है। तो खेती किसानी करने का जो यहाँ काम है वो कमाने का प्रयोजन नहीं है, वो खाने का प्रयोजन है। किसान वही उपजा पा रहा है जिससे उसका और उसके बाल बच्चों का पेट भर जाए। वो किसानी करके आमदनी का प्रयोजन नहीं है। सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं कि बिहार में 4 से 5% किसान ही आमदनी कर रहे हैं, बाकी लोग खेती करके अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं या फिर वो खेत में मजदूर हैं। तो पहली खेती की जो समस्या है वो भूमि से संबंधित है, भूमि सुधार के न लागू होने की वजह से है। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो जल प्रबंधन को लेकर है। बाढ़ यहाँ आता है, 50% खेती योग्य जमीन बाढ़ से प्रभावित है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन पैदल चलने के बाद मैंने ये देखा, महसूस किया कि बाकी के जो 50% जमीन है उसका भी एक बड़ा हिस्सा या तो वहां पानी के अभाव में वो सूखे से प्रभावित है, या दूसरी एक और जो बड़ी समस्या है, सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल के नदियों के रास्ते बदलने से जमीन के कटाव की। और सिवान के बाद जब अगर आप चलेंगे तो सिवान, छपरा, वैशाली और अभी समस्तीपुर में शुरू किया है मैंने, यहाँ पर जल जमाव की जो चवर की जो समस्या है, हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें पानी लगा हुआ है, एक बार लग गया तो 6 महीने साल भर वो पानी निकलता ही नहीं है। तो जल प्रबंधन, या तो बाढ़ से लोग प्रभावित हैं या सूखे से, और दोनों से अगर बच गए तो जल जमाव और नदियों से होने वाले कटाव की वजह से परेशान है। लेकिन इन दोनों के बाद किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या अभी तक हमें समझ में आई है वो है उनके फसलों के दाम का न मिलना। इन सारी परेशानियों के बावजूद बिहार में जो किसान पैदा कर रहा है उसको उसके फसल के दाम नहीं मिलते हैं। मैं जिस समय में चला हूं, ये इस समय में धान की कटाई हुई है गांव-गांव में। 90% से ज्यादा लोगों ने बताया कि धान उन्होंने 1200 से 1500 के दर से बेचा है, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। कमोवेश यही स्थिति गन्ने की रही है, क्योंकि चंपारण, गोपालगंज, सिवान वाले, छपरा वाले एरिया में गन्ने की खेती पहले बड़े पैमाने पर होती थी। चीनी मिलों के बंद होने की वजह से गन्ने के जो किसान हैं वो पूरी तरीके से मिलों के मनमानी या बिचौलियों के हाथ में है, उनको अपने फसल का दाम नहीं मिलना है। इसका एक सरकारी आंकड़ा आपको बता देता हूं। बिहार में पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान ही किसान सरकारी मूल्य पर बेचा है किसान ने, और गेहूं के लिए ये प्रतिशत है 1। अक्सर हम लोग कहते हैं कि पंजाब में किसान बहुत अच्छा है, तो आपके लिए बता देता हूं, पंजाब में पिछले 10 साल में 70% गेहूं, 70% धान और 75% से ज्यादा गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य या उससे ऊपर के भाव पर बेचा गया है। बिहार में 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर बिका है। इसका एक आर्थिक अनुमान निकाला गया है, वो भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। बिहार में जो किसान फसल पैदा कर रहे हैं अलग अलग,
उनको सही मूल्य न मिलने की वजह से हर साल का उनका घाटा है 20 से 25 हजार करोड़ रुपया। मतलब सारी परेशानियों के बाद किसान जो पैदा कर रहा है उसका दाम न मिल पाने की वजह से यहाँ के किसानों को हर साल 20 से 25 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। तीसरा और अंतिम जो एक बड़ी समस्या लोगों ने बताई, जो मैं देख रहा हूं, वो बिहार में शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। शिक्षा व्यवस्था यहाँ कभी बहुत अच्छी नहीं थी। मैं स्वयं यही सरकारी स्कूलों से पढ़ा हूं, लेकिन आज जो यहाँ शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से स्कूली शिक्षा व्यवस्था उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिया गया है। स्कूलों की जो छवि है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर, और कॉलेज की जो छवि है वो डिग्री बांटने के सेंटर के तौर पर है। पढ़ाई ना स्कूल में हो रहा है ना कॉलेज में हो रहा है। कई लोगों को, आपको, हमको ऐसा लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब होने से शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। ऐसी बात नहीं है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि अगर मान लीजिए कि नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से स्कूली शिक्षा खराब हो गई है, तो कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं है। कॉलेज में तो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, बिल्डिंग है, बच्चे हैं, वहां क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? मेरी समझ से अभी 2500 गांव में चलने के बाद जो मेरी समझ बनी है कि समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर पूरी शिक्षा व्यवस्था का जो समायोजन था वो ध्वस्त हो गया। नतीजा ये हुआ कि जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक हैं वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है, और कॉलेजेस में जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तीनों है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो जब तक इस समायोजन को पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं खत्म हो सकती है। 1 मिनट में एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने लगातार पिछले 3-4 महीनों से ये कहा है